इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 समकालीन भारत 2, जिसका हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जल संसाधन। जल को कैसे अपने इस्तेमाल का कारण बनाया जाता है। जैसे में एक संसाधन के रूप में पानी को लिया जाए तो नीचे पिंकी और टिंकू बात कर रहे हैं। तो टिंकू पिंकी से बोलता है, पिंकी क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहला देने वाली रिपोर्ट देखी है? तो यहाँ पर पिंकी बोलती है, हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई, रास्ते में जो कुछ आया बर्बाद कर दिया, बहा ले गई। फिर चिंटू बोलता है, हाँ मैंने देखा। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकती है और ले भी सकती है। पानी के वजह से लोग जिंदा भी रह सकते हैं, मर भी सकते हैं। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए काफी जल की आवश्यकता होती है। कारखाने में बहुत सामानों के लिए जल की जरूरत है। पानी को गर्म करके इस्तेमाल, ठंडा करके इस्तेमाल, बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी पानी का, जल की आवश्यकता होती है? पहले का जो मशीन था उसको ठंडा करने के लिए एक तरफ से पानी दिया जाता था तो गर्म होकर फिर निकल जाता था। मैंने देखा है पंपी सेट में ऐसा था, आज नहीं है। आज सब एयर प्रेशर आ गया, इसलिए आज नहीं है। कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। जो डैम पर जो बिजली पैदा होता है उससे कारखाना भी चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुधानों के आसपास क्यों बसता है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है, क्या मैं समझ सकती हूँ, अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में, अलग अलग सालों में, वर्षों में मानव कहाँ गुजर बसर करते हैं। मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों के बगल में ही रहते हैं। आज किसी भी गांव में देख लो, एक पोखरा तो कंफर्म होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं आता है। पानी आपको पेट भी भर सकता है तो पेट काट भी सकता है। कैसे? पानी को 17,000 किलोमीटर पीएस की स्पीड से निकालो, पेट सीधा पड़ेगा, पेट को फाड़ डालेगा पानी। तो इतना ज्यादा तेज बहाव होता है। जैसा कि आप जानते हैं, 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। 100% में 75% केवल पानी है, समुद्री पानी और पहाड़ी पानी को मिलाकर। परंतु इसमें प्रयोग में लाए जाने वाले लवणीय जल का अनुपात बहुत कम है, मतलब इस्तेमाल करने वाला पानी बहुत कम है। यह लवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल मतलब भूमि का जल, भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है। और जितना भी पानी है, नदी से, नहर से, नाला से, नहीं तो जमीन के अंदर से मिल सकता है, बाकी नहीं। जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होते रहता है। जिसके देखिए नीचे से हम पानी निकालते हैं, वो नवीकरण तो है, कम होता है, लेकिन फिर से जल्दी पानी वो फिर जमीन के नीचे चला भी जाता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिसे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। अब देखो, जल्दी से गतिशील चक्र चलता है पानी का, इसी के वजह से हमारे जमीन के अंदर पानी का लेवल बना रहता है, पानी का स्तर ठीक रहता है। आपको आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है, पानी से ही घिरा है, और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसे भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? मतलब क्या समझो यहाँ पे? ऐसा बताया जाता है कि 2025 तक 20 करोड़ लोग पानी का कारण से मरना चालू कर देंगे, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा पानी की वजह से। मैं पानी पर एक रिपोर्ट बनाऊंगा जिसके अनुसार बताऊंगा कि कैसे पानी, समुद्री पानी को भी पिया जा सकता है। लेकिन देखो, समुद्र में उतना बड़ा बड़ा नाव चलता है ना, समुद्र में लोग क्या करते हैं, समुद्री पानी को नहीं पीते हैं।
वहां से पीने वाला पानी अलग जाता है, लेकिन नहाने वाला, हाथ धोने वाला, बाथरूम वाला पानी समुद्र से लिया जाता है। कैसे? इंजन जब चलता है तो इंजन गर्म होता है, गर्म होता है तो उसके बीच में एक पाइप डाल दिया गया है, उसी पाइप में समुद्र का पानी जाता है, समुद्र का पानी एक तरफ से जाएगा, एक तरफ से निकल जाएगा, और उस गर्म होने की वजह से जो वेपर बनता है ना, भाप, वो भाप जाएगा ऊपर टरबाइन की वजह से। तो टरबाइन एक पाइप लगा रहता है, तो भाप उस पाइप में से जाकर किसी टैंकर में गिर जाएगा, तो जो भाप गिरता है वो भाप शुद्ध जल होता है। तो उसी शुद्ध जल का इस्तेमाल नाव वाले, जो बड़ा बड़ा शिप होता है ना, वो इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। तो आप समझ गए कि समुद्र में कैसे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो भविष्यवाणी भी समझ गए कि 25 करोड़ लोग जल से त्राहिमाम करने वाले हैं, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया जा रहा है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन की आवश्यकता। क्यों जरूरत है हमें पानी को बचाने की, उसके महत्व को समझने की और सीखने की और सिखाने की। जल के विशाल भंडार, बहुत ज्यादा विशाल भंडार, इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी, हित तो है, उनके गुणों के हित है ना, उनके गुणों के हित होते हुए भी सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। मतलब इतना ज्यादा भंडार होने के बाद भी सोचना पड़ सकता है कि हमें कभी पानी की दिक्कत होगी। लेकिन होगी भैया, जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं कि जल की कमी हो सकती है, तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। जैसे कम पानी का जिक्र हम करेंगे तो तुरंत रेगिस्तान हमें याद आ जाएगा कि हमारे तरफ भी रेगिस्तान हो सकता है अगर हम नहीं समझे तो। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल, हम जब सोचते हैं तो तुरंत दिमाग में राजस्थान के रेगिस्तान ध्यान में आता है। और जल से भरे मटके लाते हुए, मटके को पानी से भरकर सिर पर रखकर लंबा रास्ता तय करने वाली औरतों का जिक्र हमारे दिमाग में आ जाता है, चित्रित हो जाता है, मतलब चित्र बन जाता है। यह सच है, यह बात सच है कि भैया ऐसा होता है। वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण हर साल पानी के कम वर्षा के कारण, जब पानी कम बरसता है उसके कारण मौसम में परिवर्तन हो जाता है। इसके वजह से संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। मतलब जिस तरह मौसम होगा उस तरह वहां पर स्थानीय इलाका दिखेगा। हमने तो रेगिस्तान में भी बाढ़ का बात सुना है, कहिया 12 के 13-14 में ऐसा ही करके रेगिस्तान में बाढ़ आया था कि नहीं आया था। पूरा इतना बाढ़ आया था कि घर के ऊपर से पानी बह रहा था। परंतु अधिकतर जल की कमी, यहाँ पर देखा जाए अधिकतर जल की कमी इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, मतलब बहुत ज्यादा उसका पानी का गलत उपयोग, बहुत ज्यादा इस्तेमाल और समाज के विभिन्न वर्गों में जंगल के असामान्य वितरण के कारण होता है कि पानी की कमी हो सकती है। क्या यह संभव हो सकता है कि किसी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? मतलब क्या कभी ऐसा हो सकता है जहां पर पानी का भरपूर भंडार हो लेकिन फिर भी वहां पानी का दिक्कत हो? है, बहुत सारा इलाका है जहां पर खूब पानी है लेकिन फिर भी वहां पानी का दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है। इसके वजह से हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असामान्य वितरण का परिणाम हो सकता है। मतलब पानी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाना हो सकता है, जिसके वजह से पानी पीने में, चाहे पानी पीने लायक ही ना बचेगा। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी की जाती है। केवल घरेलू सामान के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, अनाज का भी इस्तेमाल होता है ना अनाज उगाने में।
अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जाता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी का अत्यधिक इस्तेमाल करके ही मिट्टी को, जमीन को सिंचाई लायक बना दिया जाता है। मतलब एक तरह से उस पर फसल उगे वैसा सिंचित जमीन बनाया जाता है। कहीं कि जब तक जमीन में नमी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। शुष्क ऋतु मतलब ठंडे जगहों पर भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। जहां पर सिंचाई की जरूरत होती है वहां पर पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। सिंचित कृषि में जब सिंचाई की जरूरत वाले खेत जहां होता है, जहां पर पानी बहुत ज्यादा पटाना पड़ता होगा, धान, ढोइचा, पटुआ, गन्ना, इस खेती में सबसे ज्यादा पानी लगता है। तो ऐसे जगहों पे सबसे ज्यादा उपयोग होता है पानी का। शुष्क क्षेत्र, ठंडे क्षेत्रों में देखा जाए तो मतलब ठंडे क्षेत्रों को छोड़ो ना, मतलब आपके हर फसल को एक बढ़िया सा इन्वायरमेंट देने का, ठंडा इन्वायरमेंट देने का, ठंडा माहौल देने का काम करता है अभी का टेक्नोलॉजी। आज क्या होता है कि एक मोटर लगा दिया गया है, मोटर से पाइप आ गया है, पाइप से एक मतलब बड़ा सा रोटर लग गया है, वो आपको फुहारा जैसा पानी पटाता है पूरा चारों तरफ। तो वैसा सूखा प्रतिरोध फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्रों में क्रांति लाने की आवश्यकता हो गई है यहाँ पे, और बहुत लोग धीरे धीरे कर भी रहे हैं। आज आप चल जाओ महाराष्ट्र में, चल जाओ मध्य प्रदेश में, चल जाओ आप उड़ीसा में, चल जाओ छत्तीसगढ़ में, चल जाओ पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, कलकत्ता में चल जाओ, तेलंगाना और गोवा में, वहां पर खेती कैसे होता है? वहां पर खेती होता है एकदम फुहारा टाइप का। आपको फुहारा मिल जाएगा जब पेड़ पौधा के जड़ में, बस काम चल गया। यहाँ पर देखो एक बच्चा पानी निकाल रहा है, अपने घर में पानी भर रहा है। क्या कर रहा है ये तो नहीं पता चल रहा है, कुछ तो डाल ही रहा है इसमें। वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंकिंग। पानी पानी हर जगह पानी है, लेकिन हम उस पानी को पी नहीं सकते हैं। ये पानी पीने योग्य नहीं है। यहाँ पर लिखा जा रहा है, आफ्टर ए हेवी डाउनपुअर अ बॉय कलेक्टेड ड्रिंक वाटर इन कोलकाता। ये डाउन वाटर जो जमीन देखो यहाँ पर जो गली वली में है, पीने के लिए पानी यहाँ से इकट्ठा करेगा तो पी सकता है इस पानी को। लाइफ ओवरनाइट रेन, मतलब रात भर बारिश होने के कारण मेजरिंग अ रिकॉर्ड 180 mm, रिकॉर्ड मेजर किया गया है कि 180 mm पानी हुआ है रात को, जिसके वजह से उस एरिया में, उस इलाके में बाढ़ आ गया है। ये कहानी यहाँ पर बताया जा रहा है, पेपर के माध्यम में, पेपर में छपा होगा। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, एक और इजराइल जैसे 25 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ जाता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके फलस्वरूप उसके अनुसार सूचित जल प्रबंधन न होने के कारण, मतलब एक तरह से सूचना देकर पानी ना दिया जाए, समय समय पर पानी ना दिया जाए, नली नाले में, नली तो छोड़ दो, नाला भी छोड़ दो, नहर और नदी में नहीं दिया जाएगा तो वो इलाका सूखा का सूखा रह जाएगा। वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी होते हैं। पानी का कमी होता है। ये ही मूल्य कारण है जो देश में जलीय अभाव के जिससे हम सिंचित प्रबंध के द्वारा ही नियंत्रित करते हैं। और यही कारण है कि हम अपने फसलों को भी यही पानी मुहैया करवाते हैं, मोटर के वजह से, पंप सेट के वजह से। समझो कि नदी में पानी नहीं है, नहर में पानी नहीं है, पोखरा में पानी नहीं है, दरिया में पानी नहीं है, तो भैया पानी खेती बाड़ी के लिए कहां से लोगे? जिसका भी जमीन दरिया के किनारे है, जिसका भी दरिया के किनारे अगर जिसका भी खेती है, फसल एकदम लाजवाब होता है। अगर मिट्टी को ठीक तरीके से रखा जाए, अच्छे से सिंचाई किया जाए, तो आप पूछो नहीं,
इतना मस्त वहां पर फार्मिंग होता है ना, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी के लिए औरतें, लड़कियां, बचिया किस तरह लाइन लगाई है। पहले का स्थिति ऐसा ही था। आज भी मुंबई के धारावी बहुत सारा ऐसा इलाका है जहां पर आज भी वैसे ही लोग पानी लेते हैं लाइन लगाकर। बहुत दिक्कत वाला कहानी है। न ढंग से कोई बाथरूम जा सकता है, न ढंग से कोई खाना बना सकता है, न ढंग से कोई खा सकता है, न ढंग से पहन सकता है। अरे भैया कपड़ा नहीं धोओगे तो पहनोगे क्या? नया कपड़ा थोड़े पहनोगे बार बार। तो बरसात का पानी का ये लोग टैंकर में जमाव करते हैं, वही टैंकर का पानी का इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने में, बर्तन साफ करने में। और जो पानी ले जा रहे हैं केवल पीने के लिए पानी ले जा रहे हैं। तो पीने के लिए हम टैंकर से पानी ले जाएं, सरकार डायरेक्ट घर घर पे नल दे देवे, मुहैया करवावे ना। हमारे बिहार में एक अभी नया योजना चला, हर घर नल योजना, मेरे गांव में भी लगा, लेकिन 10 दिन पानी आया, 10 दिन के बाद आज तक पानी नहीं आया। ना सरकार पूछती है, ना मुखिया पूछता है, ना कोई भी। फर्क किसको है भैया? आपके पैसा को बर्बाद किया जा रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। जहां पर पानी नहीं है उन लोगों से जाकर पूछो कितना दिक्कत होता है। अपने टेलीविजन विज्ञापन में आपने टेलीविजन, टीवी या विज्ञापन में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, अपना निजी प्राइवेट, जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। परंतु आपने सोचा होगा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आपने कभी सोचा? क्या अधिक सिंचाई कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, फसल ज्यादा उगा रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है, और यही सिंचाई वगैरह का गलत उपयोग करने में जमीन का जो पानी होता है, जल स्तर वो नीचे गिर सकता है, नीचे जा सकता है, और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि भैया पानी नहीं मिलेगा तो आप करोगे क्या? बाद में तो सब में बैक्टीरिया मिल जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसीएस बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। जैसे में जो एमएनएससी कंपनी है, जो बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा कंपनी है, उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जो समुद्र का पानी है उस पर अब दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है बहुत तेजी से। तो पानी जितना इस्तेमाल होगा समुद्र में जाएगा, समुद्र क्या करेगा? फिर उसको बढ़ा चढ़ा कर फेंक देगा। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। कोई भी मशीन हो उसको चलाओगे तो आपको ऊर्जा तो लगेगा ना, और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है, जल से होता है। जल के द्वारा जो बिजली पैदा होती है उसके वजह से कंपनियां चलती हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। बिजली का 22% भाग करीबन केवल बिजली से पैदा होता है, लेकिन आज वो बढ़कर 50% हो चुका है, 50-50, और 25% यूरेनियम से और 25% कोयला से बनता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु उनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि शहरी जीवन शैली के कारण, शहर में जो जीवन शैली चल रही है उसके कारण जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी होते जा रही है, बढ़ते जा रहा है। अपितु यही सब समस्या है जिसके वजह से हमारी समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित है। क्या है? नलकूप स्थापित है, और किए गए, जिसमें यहाँ पर दिया जा रहा है स्थापित किए गए हैं जलकूप। ये बरसात का पानी जमीन में जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है। शहरों में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल गलत तरीके से हो सकता है, और इनकी कमी होती जा रही है, और पानी की कमी होते जा रही है।
अब तक हमने जल दुर्लभता के बारे में उसकी मात्रात्मक पहलुओं की बात की है कि भैया कितना कम हो जाएगा कि जल दुर्लभता चालू हो जाएगी। आओ हम ऐसे स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता बहुत है, जल की कमी बहुत ज्यादा है। यह जल दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण है। पानी अच्छा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बन जा रहा है कि लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा जल है आपके पास। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों और कीटनाशकों और कृषि के उपयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। जो खराब पानी है ना उसका इस्तेमाल आप कंपनी में कर सकते हैं, ना ही घरेलू काम में, ना ही आप रसायन बनाने में, ना ही कीटनाशक बनाने में, और ना ही कृषि में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक अच्छा मिश्रण हो तो ठीक है, खराब मिश्रण हो जाए तो बहुत घातपूर्ण होता है, बहुत खतरनाक होता है। देखिए यहाँ पर भारत में नदियां, विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं, और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। कोई भी पानी, किसी का भी पानी देखोगे शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत के नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है, और हर दिन गहराता जा रहा है ये दुष्प्रभाव। क्योंकि हर नदी और यमुना और गंगा का पानी आप देखो ना, कितना घटिया पानी दिखता है, लेकिन हाँ पानी साफ है, पानी के अंदर गुण है, लेकिन फिर भी पानी गंदा है ना। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में आ सकता है। ये लिखने वाले का नाम है सिटीजन पिथल रिपोर्ट CSI 1999। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का, जितने भी जल संसाधन है उसका संरक्षण और प्रबंधन करेंगे, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधित खतरों से बचाएंगे, खदान सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करेंगे, और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नलिखित डिग्रेडेशन होने से बचाएंगे, खराब होने से बचाएंगे, कम होने से बचाएंगे, बर्बाद होने से बचाएंगे। जल संसाधनों का अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संस्थानों का ह्रास हो सकता है। पानी का, जल संसाधन का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से हमें पानी की कमी हो सकती है, पारिस्थितिक संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर असर भी पड़ सकता है। याद आ गया, गंभीर असर भी पड़ सकता है, इसलिए पानी बचाओ, गर्लफ्रेंड छोड़ो, पानी बचाओ। अब यहाँ बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, यहाँ पर दिया जा रहा है कि बहुउद्देशीय, बहुत ज्यादा काम करने के लिए, अलग अलग प्रकार के लिए नदी पर परियोजना बनाना जरूरी है, और उसका संसाधन जो है, जल संसाधन, उसका प्रबंधन मतलब उसका निरीक्षण और उस पर काबू करना भी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं अगले भाग में बढ़ाता हूँ, डिटेल्स में पढ़ाऊंगा इसको पूरे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो भी कमेंट है, जो भी आपको डाउट है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कुछ जरूरी हो तो। फालतू में मत करना, जरूरी है करो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।